के साथ मुस्कान। थैंक यू हितेंद्र। आज हमारे बीच में मौजूद हैं आईपीएस अधिकारी हैं और गुरुग्राम पुलिस उपायुक्त हेडक्वार्टर डीपीसी अर्पित जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अर्पित जैन जी का। अर्पित जी, शुरुआत में सवालों के क्रम से यही करना चाहूंगी। एक छवि जो हम देखते हैं पुलिस कर्मियों की, अधिकारियों की, सख्त छवि हम देखते हैं, लेकिन काफी डाउन टू अर्थ मैं देख पा रही हूँ आपको। लेकिन शुरुआत मैं आपकी जर्नी के साथ करना चाहूंगी। आप ही के शब्द हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सही दिशा और पक्के इरादे हों और सही दिशा में मेहनत की जाए, एक दिन जरूर मिलती है। आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की है, इसके बाद आपने 2 बार यूपीएससी क्रैक किया है। ये जर्नी कैसे रही है और कैसे प्रेरणा मिली इस और आगे बढ़ने के लिए? Thank you, Muskan ji, and thank you to all the team of Haryana News to giving this privilege and honor to me. और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि कभी भी जीवन में हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। कल जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आया तो काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो वो तो डेफिनेटली शुभकामना के पात्र हैं। पर जिनको सफलता नहीं भी मिली, उनको कभी भी अपने ऊपर से जो विश्वास है वो समाप्त नहीं करना चाहिए और फिर से अपनी कमियों को समझकर, उनको लिखकर और उन पर कार्यान्वयन करना चाहिए। और मैं खुद बहुत ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और 8वीं तक मैं गांव में ही पढ़ा। फिर उसके बाद किसी शहर में आके मैंने शिक्षा ग्रहण की। मेडिकल में भी मुझे सफलता मिली सिलेक्ट होने से पहले और यूपीएससी में भी मिली। पर मेरा हमेशा एक प्रयास रहा कि हमेशा सेल्फ लर्निंग आप करते रहो। मतलब लाइफ को जीत या हार के ग्लास से नहीं देखना चाहिए, सक्सेस या फेलियर की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इट शुड बी कंटिन्यूस लर्निंग जर्नी। और कई बार मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, आपकी मेहनत तो होती है और मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत लक का भी रोल रहता है और भगवान की कृपा भी होती है कि जिससे आप सफलता प्राप्त करते हैं। तो अच्छे आप कार्य करते रहिए, कठिन परिश्रम करते रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और फेलियर को कभी भी अपनी आइडेंटिटी मत बनने दीजिए कि मैं फेल हो गया तो मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। इट्स जस्ट अ लर्निंग प्रोसेस। अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनको लिखिए और उन पे कार्य करिए, उनको ओवरकम करिए, तो मुझे लगता है कि सफलता जो है निश्चित मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन अर्पित जी, ये स्विच कहाँ से आया? क्योंकि छोटे से गांव से निकलकर आप आए हैं, एमबीबीएस किया आपने बीएचयू से, इसके बाद क्या मोटिवेशन रहा है और क्या सोचकर आप फिर सिविल सेवाओं में आए? देखिए, जब हम वहाँ रहते थे, मैं मध्य प्रदेश के एक मक्सी करके छोटा सा विलेज उज्जैन के पास, वहाँ से आता हूँ, तो हमने देखा ये था कि कोई डीसी आ गया, कोई एसपी आ गया या पुलिस आ गई, तो बड़ा उनका प्रभाव रहता था। तो बचपन में तो वही सब देख रखा था और फिर मेरे पिताजी बोलते थे कि एक अच्छा डीसी एसपी आ जाए तो पूरा जिला जो है वो परिवर्तित हो जाता है। लेकिन चूंकि 12वीं के बाद कोर्स करना था, मेरे पापा भी डॉक्टर हैं, तो फिर मुझे लगा कि उनका मैंने हार्डवर्क देखा, जो सेंस ऑफ सर्विस देखी, तो फिर मैं मेडिकल प्रोफेशन में आ गया। लेकिन सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज का जो एक ड्रीम था वो चल ही रहा था। तो फिर एमबीबीएस के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए और अटेम्प्ट दिया जाए। तो बस फिर मैडम मैंने मेहनत की, तैयारी की और भगवान की इच्छा थी, आशीर्वाद था, तो सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल, और काबिले तारीफ आपने काम किया है अगर पूरे हरियाणा में देखें, क्योंकि एक यूथ आइकन भी आप बनते जा रहे हैं। सर, गुरुग्राम की पुलिसिंग को लेकर मेरा अगला सवाल रहेगा, क्योंकि काफी चुनौतियां हैं, तेजी से बढ़ता हुआ उभरता हुआ ये शहर है। ट्रैफिक से लेकर बाकी की जो समस्याएं हैं, किस तरह की चुनौतियां यहाँ से सामने आती हैं? देखिए, गुड़गांव जो है पुलिस का यहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम है, जिसमें कि एक सीनियर अधिकारी आईजी रैंक के अबव जो है वो कमिश्नर होते हैं और इसके बाद गुड़गांव को 4 जिलों में या 4 जोन बोलते हैं उसमें डिवाइड किया गया है, जहाँ पे एक एसपी रैंक का ऑफिसर उनको हेड करता है। और चूंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स क्राइम्स हैं, स्पेशलाइज्ड क्राइम है और एक ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे कि ना सिर्फ पूरे देश से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भी कई लोग रहते हैं, मतलब विदेशी नागरिक भी इस शहर में बहुत रहते हैं और मिलेनियल सिटी है ये। कई बड़ी जो मल्टीनेशनल्स हैं उनका यहाँ हेड ऑफिस है, इवन साउथ एशिया का जो हेड ऑफिस है वो उनका यहाँ पर है। तो उनके भी अपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं जब वो किसी समस्या में होते हैं। तो 4 जोन के अलावा फिर एक हमारे डीसीपी क्राइम होते हैं, जो कोई भी हीनियस क्राइम होता है तो उसको देखने, कोई बड़ी वारदात हो गई और जिसमें और ज्यादा ऑपरेशनल एफिशिएंसी की आवश्यकता है। एक ट्रैफिक के अलग डीसीपी होते हैं एसपी रैंक के, जो कि पूरा ट्रैफिक मैनेज करते हैं। और एक मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेडक्वार्टर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है गुड़गांव पुलिस का देखना। फिर एक ज्वाइंट सीपी होते हैं यहाँ पे, तो उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड है और फाइनली हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस सर हैं। तो डेफिनेटली इमर्जिंग क्राइम्स भी हैं यहाँ पर, कि जैसे साइबर क्राइम जो देखेंगे कि आप हर 5-6 महीने में ट्रेंड चेंज हो जाता है उनका, तो हमको भी उसी तरह अपडेटेड रहना होता है
ट्रेंड एनालिसिस हम लोग करते हैं कि अब नया क्राइम कौन सा इमर्ज हो सकता है। जैसे कि एक डीप फेक सेक्सटॉर्शन का एक बड़ा क्राइम है कि किसी की भी गलत प्रकार की वीडियो बना ली, उससे पैसे मांगे जा रहे हैं या सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया जा रहा है। आपने देखा होगा कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, उनके साथ ऐसा हो चुका है। तो हमने देखा कि उस पर कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। तो कल हमने एक अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया है डिजिटल सहेली महिला दिवस को लेकर ही, जिसमें कि अगर किसी के साथ भी डीप फेक यानी आपका किसी का भी फेक वीडियो बना लिया, उसको किसी भी प्रकार का गलत प्रकार का वीडियो बना लिया और उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, या फिर सेक्सटॉर्शन की गलत टाइप का वीडियो बना के पैसे मांगे जा रहे हैं, तो अगर किसी का भी ऐसा वीडियो बनता है तो वो हमारी डिजिटल सहेली का जो एक नंबर भी है वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। और साथ ही सेक्टर 51 जो महिला थाना है वहां पर के उसका ऑफिस जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है। तो आप जैसे उसको रिपोर्ट करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन में तो टाइम लग जाता है, विद इन 24 आवर हम वो सारा सोशल मीडिया से हटवा लेंगे उसको। तो वो एक हमारा नया इनिशिएटिव है। एक गुड़गांव पुलिस का चैटबॉट चल रहा है अभी कि आप उस चैटबॉट पे जो भी अपनी क्वेरीज डालेंगे तो वो अपना रिप्लाई देता है। कई अगले इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, जैसे कि अगर मैं वुमेन सेफ्टी की बात करूं तो एक तो हमने 150 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि जहां पे ज्यादा भीड़ होती है या ट्रांजिट के टाइम ज्यादा महिलाएं रुकती हैं, तो वहाँ कंटिन्यूस या तो राइडर पे या पैदल या फिर हमारी जो ये है पीसीआर वैन्स हैं उनकी पेट्रोलिंग चलती है। और साथ ही लगभग सभी स्पॉट्स को सीसीटीवी कैमरे से कवर किया गया है। कुछ हॉट रूट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे महिलाओं का ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट विशेषकर बसों में आवागमन होता है, तो उसमें सिविल में हम जो है अपने पुलिस वाले लगाते हैं। और साथ ही अगर कोई भी वहाँ गड़बड़ होती है तो तुरंत उस पर पुलिस जो है एक्शन लेती है। अब एक सेफ्टी आइलैंड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो अगले 1-1.5 साल में स्टैब्लिश हो जाएगा जीएमडी के साथ। तो हम स्पेसिफिक कियोस्क लगा रहे हैं यहाँ पे, तो लगभग 100 अभी प्रपोज्ड हैं। कोई भी महिला अगर किसी पैनिक में है, किसी ट्रबल में, तो उसको बस वहां जाना है, वहां सीसीटीवी कैमरा भी है, एक माइक भी है और सीधी इन्फॉर्मेशन हमारे कंट्रोल रूम में पहुंचेगी। साथ ही जो डायल 112 हमारी वैन्स हैं तो एवरेज वो 6 to 7 मिनट में कहीं पे भी पहुंच जाती है और हर कॉल की मॉनिटरिंग होती है, हर कॉल की टाइमलाइन होती है, उससे हम फीडबैक लेते हैं, उस पर कार्य करते हैं। और इसी तरह हम मंथली रिव्यू भी करते हैं कि व्हाट वी आर प्रेडिक्टिंग कि अब क्या हो सकता है, क्योंकि क्राइम जो है वो कंटिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस है। तो जो प्रेडिक्टिव पुलिसिंग पे हमारा काफी एफर्ट है, हम नए डाटा सेंटर भी यहाँ पर बना रहे हैं और कई सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी हम टेक्नोलॉजी में हेल्प लेते हैं, गुड़गांव बीइंग हब ऑफ वेरी बिग कंपनीज। तो जो भी पुलिसिंग में हो सकता है अच्छा वो करने का प्रयास रहता है। आप लोगों के जो फीडबैक आते हैं, हमारे यहाँ क्यूआर कोड सिस्टम है हर थाने में, तो जो फीडबैक आते हैं अगर किसी का नेगेटिव फीडबैक है तो उससे भी क्वेश्चनिंग की जाती है, उनको भी शोकॉज नोटिस दिया जाता है। पॉजिटिव फीडबैक है तो उनको अप्रिशिएट किया जाता है। पुलिस के इंप्रूवमेंट के लिए अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो उस पर भी वर्क किया जाता है। तो इट्स अ कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस। जो हमारा प्रयास रहता है कि सभी को सुरक्षा की जो है भावना रहे, हर नागरिक को गुड़गांव के। और कई मायनों में, चाहे वो साइबर क्राइम की रोकथाम हो या साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन हो या महिला विरुद्ध अपराध हो, अन्य, उसमें हम सेफ्टी का ऐसा प्लेटफॉर्म जो बने गुड़गांव पुलिस की पूरे देश के लिए रोल मॉडल बने। बिल्कुल सर, डिजिटल सहेली की आपने बात की, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि अगर किसी घटना से दो चार होती भी है महिलाएं तो खुलकर सामने वो आ नहीं पाती है, एक समाज का डर रहता है, तो उसके लिए कुछ हो रहा है, काउंसलिंग जैसे सेशंस कुछ आप सोच रहे हैं? जी हाँ, हम एक तो यहाँ 3 महिला थाने हैं और एक महिला चौकी है सोना में। तो वेस्ट जोन का एक महिला थाना है, एक मानेसर है और एक ईस्ट में सेक्टर 51 में। तो वहाँ हमारी काउंसलिंग टीम भी है और ना सिर्फ कोई परेशान है तो वहाँ महिलाएं आ सकती हैं, कोई विक्टिम भी है जिसके साथ कुछ हो गया और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उसमें भी वो परेशान फील ना करें। तो पोस्ट विक्टिम भी हम काउंसलिंग, उनके रिहेबिलिटेशन में भी हेल्प करते हैं और जो भी संभव उनकी मदद हो सकती है वो पूरा प्रयास किया जाता है कि उनकी की जाए। लेकिन ऑपरेशन टेक डाउन भी मेरे जहन में आ रहा है सर, आपने काफी बेहतरीन काम किया है वहां पर, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और किस तरह के बदलाव आप देख पा रहे हैं? आगे रोड मैप क्या है इसके लिए, क्योंकि गुरुग्राम में भी अगर हम देखें तो घटनाएं लगातार आती हैं और नशा काफी बढ़ रहा है, नशाखोरी को कम करने के लिए क्या काम हो रहे हैं? देखिए, नशे में मैं मानता हूँ कि 5-6 लेवल पे कार्य करने की आवश्यकता है कि, और उसमें ना सिर्फ पुलिस बल्कि सारे डिपार्टमेंट और पूरे समाज को साथ आना होगा। तो पुलिस का काम तो है कि जो नशे का सप्लाई है उसको कट करना है, जो नशा तस्कर हैं उनको सुनिश्चित करना है कि वो जेल भी जाए, उनको सजा भी हो। तो हम लोग प्रॉपर्टी अटैचमेंट में भी
और जो भी एनडीपीएस के बड़े केसेस होते हैं वो हमारा एक चिन्हित अपराध का कॉन्सेप्ट है कि हम जब तक सजा ना हो जाए उसको फॉलो करते हैं। वो सारे केसेस हम उसमें जो है डालते हैं और प्रयास रहता है कि उनको मैक्सिमम जो भी पनिशमेंट दिलवाया जा सकता है वो दिलवाया जाए और उनकी प्रॉपर्टीज जो है उनको अटैच किया जाए, क्योंकि वो उन्होंने नशा बेच के कमाई है। तो वो निरंतर गुड़गांव पुलिस का जो एफर्ट है जारी है और वन ऑफ द हमारा प्रायोरिटी पॉइंट्स होता है जो नारकोटिक्स के केस जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन उसी के साथ मैं माता पिता को भी बोलूंगा, हमारे जो गुरुजन है उनको भी बोलूंगा कि वो बच्चों को जागरूक करें, उनको समझाएं कि जो है वो नशे से दूर रहें, क्योंकि अल्टीमेटली नशा जो है वो नाश कर देता है। और साथ ही कई यूथ हमारे साथ नए आइडियाज लेके आते हैं कि कैसे नशे को रोकथाम करना है, या कोई वो हॉटस्पॉट्स बताते हैं तो वहां तुरंत जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है उसमें। बिल्कुल, लेकिन पुलिसिंग उतनी ही चुनौतीपूर्ण है, हम देख रहे हैं सर। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे आप देखते हैं, इसे कैसे मैनेज किया जाता है? क्योंकि ट्रैफिक की समस्या पर मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगी, क्या बदलाव हुए हैं और आगे क्या रोड मैप है इसको लेकर? देखिए, एक तो ट्रैफिक को लेके हमने पब्लिक फीडबैक सिस्टम शुरू किया है जो हमारे डीसीपी ट्रैफिक हैं। तो कई बार पब्लिक से फीडबैक आते हैं कि किसी उसको वन वे बना दो आप, या कहीं पे पार्ट डाइवर्जन कर दो, तो उस पर प्रॉपर एनालिसिस होता है और कोशिश किया जाता है कि वो हम जो है इम्प्लीमेंट कर पाए। और दूसरा जो है कंटिन्यूसली हमारी जीएमडी और अन्य एजेंसीज के साथ भी मीटिंग होती है, क्योंकि एक इंजीनियरिंग इशू भी है कई जगह पे कि आप थोड़ा सा तिराहे का अगर स्ट्रक्चर चेंज कर दें, कुछ वन वे, कुछ लेन ऐसी बना दें, कुछ फुटपाथ बना दें, कोई साइकिल लेन बना दें, तो हो सकता है कि जो मेन रोड पे ट्रैफिक है वो कम हो जाए। तो इट्स ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और अब निरंतर इस पे जो है मीटिंग हो रही है। लेकिन साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि गाड़ियों का भी जो रोड पे आना है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और आपके माध्यम से मैं सभी से ये आग्रह भी करूंगा कि कोशिश करना चाहिए कि हम जितना ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें। मैं जनरली देखता हूं कि एक गाड़ी में एक ही व्यक्ति बैठा होता है जब भी गाड़ियां जा रही होती है, तो कार पूलिंग हो गया, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी ताकि लोड ना आए और ट्रैफिक जाम जो है उससे भी जो है निपटारा मिलेगा। और अब जैसे आपको मालूम होगा कि मेट्रो रेल का भी जो नए प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और ज्यादा इंप्रूव होगा, तो कुछ ना कुछ जो लोड है वो रोड्स पे कम आएगा। तो हमारी कोशिश रहती है और कंटिन्यूसली अभी हमने अपना एक जो है कंट्रोल रूम बनाया है, जो ट्रैफिक टावर है हमारा, उस पर भी कंटिन्यूस मैपिंग होती रहती है। जहाँ पे रेड जोन होता है तुरंत पुलिस एक्टिव होती है और देखती है कि क्या कारण है कि वहाँ पे जाम लगा हुआ है। लेकिन अर्पित जी, आपको लगता है इसमें समाज को भी जागरूक होने की जरूरत है, कि अवेयरनेस समाज के बीच में भी होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो मानता ही हूँ कि हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूलिंग और जो भी हम कर सकते हैं कि जिससे कि ट्रैफिक जाम कम हो, वो निरंतर प्रयास करना चाहिए। मैं खुद कई बार मेट्रो में ट्रेवल करता हूँ इसीलिए कि अननेसेसरी बर्डन क्यों हम अपने ट्रैफिक पे डाल दें। बिल्कुल, और मैं चाहूंगी कि आप यूथ के लिए भी एक मैसेज दें। जो यूथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवाओं में आना चाहते हैं, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्या तैयारी उनके लिए रहना चाहिए? देखिए, मैं उनसे यही बोलूंगा कि पहले तो थोड़ा क्लैरिटी लाएं कि किस एग्जाम की तैयारी करना है। तो जो क्लैरिटी होती है उससे अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। आपको किसी को देख के या सिर्फ किसी ने बोल दिया कि तैयारी करना है, कभी तैयारी नहीं करना चाहिए। और पहले हमेशा मैंने देखा कि आप थोड़ा सा स्टडी कर लें, थोड़ा सा एक बहुत अच्छी बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, उसमें यही दिखाया जाता है कि कई बार फास्ट इंट्यूटिव डिसीजंस जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाते हैं। तो थोड़ा सा एनालिसिस करके, डिस्कस करके, लोगों से पूछ के, एक बार आपने अगर तैयारी का मन बना लिया है तो फिर तैयारी शुरू करिए। उस अगर यूपीएससी की आप बात करेंगे तो यूपीएससी 3 फेज में होती है, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। और मैं मानता हूँ कि मिनिमम 1 साल तो आपको, क्योंकि एक साल तो एग्जाम का प्रोसेस होता है, 1 साल पहले कम से कम आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए। प्रॉपर ऑप्शनल चुने जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो गाइडेंस अवेलेबल हो और जिसमें अच्छा स्कोर जो है वो आ रहा हो। और हर एग्जाम की एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको ज्यादा से ज्यादा उस टाइप के क्वेश्चंस जो है करने की प्रैक्टिस करना है। मेंस में आंसर राइटिंग होती है तो ज्यादा से ज्यादा आंसर लिखिए। अगर आप आंसर नहीं लिखेंगे तो कभी भी एग्जाम में आंसर नहीं लिख पाएंगे। इसी तरह इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा आप अगर मॉक इंटरव्यूज देंगे, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करेंगे, तो वहां पे आपको एक्सप्रेस करना है अपनी नॉलेज को, जो यूपीएससी का इंटरव्यू बोर्ड बोलता है। तो वैसी तैयारी करिए। और सेल्फ फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हर व्यक्ति की इंडिविजुअल जर्नी होती है। वरना कि अगर एक ही किसी की स्ट्रेटेजी से अगर सिलेक्शन हो रहा होता तो शायद एक टॉपर होता, उसके घर के सारे बच्चे टॉप कर जाते हैं। बट मैंने देखा उनके भाई बहन भी कई बार सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि अपनी रणनीति बनाना, अपने वीकर एरियाज को आइडेंटिफाई करना और उन पे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना। तो मुझे लगता है अगर आप खुद सेल्फ इंप्रूविंग पाथ में रहेंगे तो जो सफलता है वो निश्चित है।
सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सुरक्षा व्यवस्था पर सर मैं बात करना चाहूंगी। गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से आगे मजबूत हो रही है? हमने देखा था कि कुछ मैसेजेस भी सोशल मीडिया पर अभी वायरल हुए थे। इसके साथ ही जो अफवाहें फैलती हैं उसका क्या असर होता है जनता के बीच में, उस पर भी आपकी राय? देखिए, एक तो हमारा साइबर सेल है जो पूरी सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करता है, और कोई भी फेक न्यूज आती है तो आप अगर हमारे साइबर के और गुड़गांव पुलिस के हैंडल को फॉलो करेंगे तो तुरंत ही हम उस पर अपना जो है काउंटर या जो उसका रियल वर्जन है वो लोगों के सामने देते हैं। आवश्यकता होती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और तुरंत उसको हटाने का जो है प्रयास होता है। तो जितने भी नोडल हैं सोशल मीडिया हैंडल्स के, चाहे मेटा हो गया, ट्विटर हो गया, निरंतर हमारे संपर्क में रहते हैं। उनको तुरंत मैसेज भेजा जाता है कि ये बिल्कुल गलत और फेक न्यूज चल रही है और इसको तुरंत जो है हटाया जाए। और आपके माध्यम से फिर मैं सभी नागरिकों से ये बोलूंगा कि किसी भी वीडियो पे, वायरल न्यूज पे, वायरल वीडियो पे कभी भी आप विश्वास ना करें। उसको जरूर एक बार वेरीफाई कर लें, पता कर लें कि ये सही है या गलत है, और उसके बाद ही उसके विषय में जो भी आप अपनी विचारधारा बनाना चाहते हैं या कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो वो बनाएं। तो अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा फेक न्यूज और फेक वीडियोस भी बन जाते हैं आजकल, जब से एआई के सिस्टम्स आए हैं। तो हमको सबको जो है सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सर मैं आपका सोशल मीडिया हैंडल चेक कर रही थी, मैंने देखा कि आप एनिमल लवर हैं और साहित्य में भी आप काफी रुचि रखते हैं। कुछ लाइनें अगर पंक्तियां याद आ रही हो हमारे दर्शकों के लिए? तो मैं कविता भी सुनाऊंगा, और मेरे को प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम है और मुझे लगता है कि एज ए ह्यूमन वी इस यूनिवर्स का हम बहुत छोटा सा पार्ट है, और बीइंग सबसे इंटेलिजेंट हमारी हर जीव के प्रति कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है। जैसे घर में कोई बड़ा गार्जियन होता है तो उसका कर्तव्य होता है कि जो बच्चे हैं, जो अपने छोटे बच्चे हैं, उनकी अच्छे से परवरिश हो, उनका ध्यान रखें। तो बीइंग द मोस्ट इंटेलिजेंट और अभी के मायने में सबसे पावरफुल स्पीशीज हैं हम, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रकृति के प्रति, पशुओं के प्रति, पेड़ों के प्रति, सबके प्रति और ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया तो प्रकृति इज वेरी पावरफुल। नेचर जो है वो अपने आप ऐसी स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर देता है कि जो परेशान कर रही है। तो हमारा जो कोएग्जिस्टेंस है वो बहुत जरूरी है। और आज चाहे AQI की समस्या हो या लोगों का मेंटल स्ट्रेस, आप देख लीजिए, आप कभी घने जंगल में चले जाइए या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं तो अपने आप आपका जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाएगा। आपके अगर कोई पेट है, कोई एनिमल्स आपने घर में रख रखे हैं, आप उनके साथ 10 मिनट जाके बस टाइम बिता दीजिए अपने आप, क्योंकि वो आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं। उनको ना हमारे पद से कोई है कि हम किस पोस्ट पे हैं, ना कितना पैसा है, उससे कोई लेना देना है। तो दे आर द मोस्ट अनकंडीशनल लविंग जो है। मेरे घर में 4 डॉग्स हैं, चारों रोड से अडॉप्टेड हैं। वो कहीं ना कहीं ठंड में परेशान थे या कुछ थे तो हमने उनको अपने घर में ले आए। तो और मैंने कई लोगों को अडॉप्ट करवाए, कई ऑफिसर्स भी हैं। कोई जानवर बीमार था, किसी के कोई एक्सीडेंट हो गया तो मैंने कहा इसको आप अपने घर पे रखो, वो उन्हीं के घर का हिस्सा हो गए फिर। तो आप जब उनको प्रेम करते हैं तो वो, मैंने फिर बताया कि वो आपका किसी पोस्ट पे हो, आप गरीब हो, आप अमीर हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे विल जस्ट स्टैंड विथ यू। हमेशा वो आपके पास आएंगे, अनकंडीशनल आपको प्यार देंगे। और मैंने देखा कि हमारा जीवन जो है वो उससे बहुत ज्यादा एम्पावर हो जाता है। तो ये मैं बस कहना चाहूंगा। और कविता एक बहुत अच्छी है, हो सकता है मैं कुछ लाइंस भूल जाऊं बीच में। तो सर उसके पहले मैं चाहूंगी कि एक स्ट्रीट डॉग इश्यू जो आया था उसको लेकर पूरे देश में विवाद हुआ था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है, जो मेरा एक एक्सपेरिमेंट भी रहा है इसमें, कि मैं फरीदाबाद भी पोस्टेड था तो वहां कुछ डॉग बाइट्स के इशू थे पुलिस लाइन में। तो मैंने स्टडी किया कि क्यों ये बाइट करते हैं। तो उसका कारण होता है या तो आपने उनके साथ कभी उनको ट्रॉमा दिया, किसी ने पत्थर मारा, एक वो रीजन हो गया। दूसरा, अगर वो भूखे होंगे तो वो परेशान करते हैं किसी को, या किसी उनके परिवारजन को कोई गाड़ी कुचल गई या कोई दिक्कत हो गया तो जो मेंटल ट्रॉमा है। तो हमने वहाँ क्या किया कि उनके लिए हर सबको मोटिवेट किया कि इनको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, इनके लिए छोटा सा एक घर बना दो ताकि ठंड में, बारिश में जो है वो वहां पर रह सकें। और लगभग 1.5 साल उसके बाद कोई जो है डॉग बाइट का इशू नहीं हुआ। एक उनका स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन करवाया ताकि पॉपुलेशन कम रहेगी तो जितने ये एनिमल्स हैं उनको वहाँ भोजन भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो एग्रेसिव नहीं होंगे। तो इसका बहुत ज्यादा ये नहीं है कि अगर मनुष्य की कहीं पॉपुलेशन बढ़ गई तो उसका ये मुझे सॉल्यूशन नहीं लगता कि कहीं एक जगह उनको ले जाके बंद कर दो। और वो हजारों साल से हमारे साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब जब ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ था तो चाहे वो गाय हो गई, चाहे कुत्ते हो गए, चाहे बिल्ली, जो कम्युनिटी एनिमल्स बोला जाता है, तो ये कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर आप किसी भी जानवर को वहां से हटा देंगे तो चूहे बढ़ जाएंगे, अन्य जानवर बढ़ जाएंगे, इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो अपने आप गड़बड़ा जाएगा। कई कॉलोनीज में हुआ कि उन्होंने पूरे डॉग्स को गायब कर दिया तो फिर वहां बंदर आना शुरू हो गए। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि एक बैलेंस सॉल्यूशन होना चाहिए। और मैं RWS को भी बोलता हूँ कि आप उनके फीडिंग पॉइंट्स बनाओ,
उनकी थोड़ी केयर करो अपने आप। उनके बाइट्स वाइट्स के इशू, डेफिनेटली डॉग बाइट एक इशू है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ, बट अगर आप बैलेंस्ड एक अप्रोच रखेंगे तो डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को जो है हम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर तो यही कहा जाता है कि आपने वैक्सीनेशन कर भी दिया, वापस छोड़ेंगे आप, लेकिन उस इलाके में जाएगा नहीं डॉग, तो कैसे फिर सरवाइव करेगा? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि उसको कहीं दूर छोड़ दिया तो वो तो उसका मरना पक्का, इनकी टेरिटरी होती है, तो उसको वैक्सीनेट करवा के वहीं रखिए जहाँ पे वो बचपन से रहा है। उसको मालूम है उसे भोजन कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, लोगों को पहचानता है। हमारे सबके घरों में कोई ना कोई होता है जो उनको रोटी खिलाता है, कोई ब्रेड डाल देता है, तो वो भी बेचारा वहीं पे एग्जिस्ट करता है। तो वैक्सीनेशन करवा दीजिए, स्टरलाइजेशन करवा दीजिए और वहीं उसकी केयर करिए। और कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शनल केस है कि कोई डॉग रेबिड है या काट रहा है तो उसके लिए अलग फिर सॉल्यूशंस हैं, बट एक्सेप्शन को जनरलाइज नॉर्म नहीं बनाना चाहिए हमको। बिल्कुल, आपकी पंक्ति आप सर सुना रहे थे, एक कमरा, एक बल्ब और एक सपना। मैं चाहूंगी अगर आपको वो कविता याद है तो। वो तो मुझे याद नहीं है, पर मैं किसी और की एक कविता सुनाऊंगा। बिल्कुल। तो वीर रस की एक बहुत अच्छी कविता है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, और ये हम मध्य प्रदेश बोर्ड में पढ़ते थे तो 12th क्लास की हिंदी की कविता थी, तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां बताऊंगा। वो यही सिखाती हैं कि आपको किसी से संसार में डरने की आवश्यकता नहीं है और हमेशा अपने आप पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो थोड़ी हिंदी उसमें शुद्ध वाली है, हो सकता है नॉर्मल वर्ड्स ना हो, बट आपको समझ में आ जाएगी। तो वो कविता ऐसी है कि कौन कहता है तुमको खा सकेगा काल, तुम तो हो काल के भी काल अति विकराल। काल का तो धनुष दिक्की है धनुष की डोर, धनु विकंपन से सिहरती सजन ना शिलोर। तुम प्रबल दिक्काल धनुधारी सुधनवा वीर, तुम चलाते हो सदा चीर चेतना के तीर। क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा ये क्षणिक आतंक, क्या समझते हो तुम नष्ट होगे अकलंक। ये निपट आतंक भी है भीति ओतप्रोत, और तुम हो चिरंतन अभयता के स्रोत। एक क्षण को भी ना सोचो तुम होगे नष्ट, तुम अनश्वर हो तुम्हारा भाग है सुस्पष्ट। चिर विजय दासी तुम्हारी तनुजय उद्बुद्ध, मत बनो हताश लखन मार्ग निज अवरुद्ध। फूक से तुमने उड़ाई भूदरों की पात, और तुमने खींच फेंके काल के भी दांत। क्या बिगाड़ेगा बेचारा तनिक सा अवरोध, जानता है जग तुम्हारा है भयंकर क्रोध। जब करोगे क्रोध तुम आएगा भूडोल, नाच उठेंगे सभी खगोल और भूगोल। नाश की लपटें मिटेंगी गगन मंडल बीच, भस्म होंगी ये असामाजिक प्रथाएं नीच। ओ पधारेगा सृजन कर अग्नि से सुस्नान, मत बनो हताश तुम हो चिर अनंत महान। क्या बात है सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत खूब अर्पित जी, आपने अपने अनुभव, अपने विचार, अपनी जर्नी यात्रा हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, ग्रेट ऑनर फॉर मी टू मैम। थैंक यू सो मच सर। सेवा और समर्पण का भाव खास तौर पर देखने को मिला। निकलना है और इतनी सरल मुस्कान, इतना सरल जीवन उनका, ऐसा दर्पण हमें देखने को मिला, खासकर यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। आप देखिए कैसे आपको अपने जीवन की राह आगे तलाशनी है, और ये सम्मान सर आपके स्ट्रगल्स के लिए और खास तौर पर आपकी उस सोच के लिए जिससे हमारे युवा आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करें। थैंक यू सो मच सर।